So, hello students, I hope you all are well, healthy, wealthy and wise. पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, समझते रहो, समझाते रहो, बस यही नाम है फिजिक्स का। और लिख लिख के प्रैक्टिस करो बेटा, तभी बात बनेगी। 50 डेज चैलेंज जो है अबाउट टू फिनिश होने वाला है। आज हम डे नंबर 46 की वीडियो जो है आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ठीक है। 45 एंड 46 दो वीडियोज आज मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और 20 जनवरी तक मेरा टारगेट है कि सारा सिलेबस ओवर हो जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो 20 जनवरी तक इसलिए मैं चाहता हूँ ताकि जो बच्चे जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना एक बार यहाँ से एक बार सिलेबस का एक गो थ्रू होके क्विक रिव्यू लेके और कुछ कॉन्सेप्ट में जो भी डाउट है वो करके अपना जेई का एग्जाम करें। एंड देन ऑफ कोर्स फाइनल्स, एक आपके पास 15-20 दिन और बचेंगे, तो उसमें आप इन सब वीडियोस को दोबारा से देख देख कर अपना एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं। अनाउंसमेंट एक और जो मैंने ऑलरेडी करी है कि 11th की वीडियो भी मैं डालूंगा, लेकिन 11th की सारी वीडियोस डालना पॉसिबल नहीं है बिकॉज फेब में सब 11th वालों के एग्जाम है। तो उनके लिए बस 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई शुड से, वो 10 टॉपिक की वीडियो मैं डालूंगा। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, कोलिजन है, तो उन 10 टॉपिक की वीडियो में डालूंगा, जिसमें से आप ये मान के चलिए कि 10 के 10 की ही आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। 20 तारीख के बाद मैं 21 से 30 तक 11th की 10 वीडियो डालूंगा वहां पर, तो आप उसको देखिए, समझिए और साथ साथ लिखते रहिए, 4-4 बार, 5-5 बार, सो दैट द थिंग्स विल बी इन योर फेवर। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल, if your God is with you, then we can definitely move on to do a lot of things। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम वहां पर समझेंगे और करेंगे सब चीजें। ठीक है। व्हाइट बोर्ड मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। आज जो है हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने के बाद देन विल बी मूविंग ऑन यूनिट नंबर 9। तो बस ये जो आखिरी 6 वीडियो हमारे पास बची हैं, इसमें हमने यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 जो है वो खत्म कर देना है। ठीक है। तो यूनिट नंबर 8 से आज हम शुरू करते हैं, डे नंबर 45। होल्ड ऑन, आई विल बी जस्ट zooming it here so that you can view all these things properly। डे नंबर 45, 50 डेज फिजिक्स चैलेंज का। देखिए, ऐसे लग रहा है कि कल ही शुरू किया था और बहुत जल्दी फिनिश हो गया है, लेकिन आई होप यू पीपल हैव डन समथिंग फ्रॉम दिस। कुछ अगर आप इससे लेके जाते हैं, मेरा टारगेट नहीं है कि बहुत सारे बच्चे पढ़े, एक भी बच्चा अगर यहाँ से जाता है वो दिल से जो दुआ देगा, दैट इज माई कमाई। वही सबसे मेन है बेटा, पैसा तो आनी जानी चीज है। ओके। आज हमने करना है क्या, स्टार्ट एटम्स। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यूनिट नंबर 8 जो है वो हमें शुरू करना है आज। और आज हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ एटम के अंदर। एटम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक थोड़ी सी आपको एक टाइमलाइन समझा दूं। 1897 के अंदर थॉमसन ने मॉडल दिया। थॉमसन ने बताया कि भाई ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल दिया, उसने डिस्कवरी करी। और क्या बताया उसने, बताया कि ये वाटरमेलन है। उसने एक बहुत सिंपल सा फंडा दिया कि ये दुनिया जो है वाटरमेलन है, ये एटम जो है वाटरमेलन है। और वाटरमेलन में जो रेड रेड पार्ट होता है वो सारा पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, और जहां पर सीड्स हैं वो सारे सीड्स क्या हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, इस टाइम तक कोई भी न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ये हमारा वाटरमेलन मॉडल था, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत मजा आया उनको। और अब आज की डेट में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे हंसते हैं, कहते हैं यार ये क्या चीज थी, लेकिन उस टाइम पे रिवोल्यूशन था। 1907 के आसपास जाके रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने गोल्ड फॉइल की बम्बार्डमेंट करी, सॉरी, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी गोल्ड फॉइल के ऊपर, माफ कीजिएगा, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो अल्फा पार्टिकल जब उसने डाले तो उसने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए, और कुछ बैंड हुए। एक ऐसा पार्टिकल था जो टकरा के वापस अपने पाथ पे आ रहा था। तो वहां से कुछ कॉन्सेप्ट निकले हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसका जो आउटकम था वो ये था कि एक न्यूक्लियस होता है। तो इसने अब आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया कि अंदर न्यूक्लियस है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अंदर प्रोटॉन है, और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक होलो स्पेस की तरह होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर मूव करते रहते हैं। देखिए, अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ ही नहीं था। न्यूट्रॉन जाके डिस्कवर हुआ है 1932 में, जब जेम्स
कैडविक ने इसको, चैडविक या कैडविक आप कह सकते हैं, कैडविक बोलते हैं वैसे हम लोग, जेम्स कैडविक ने इसको डिस्कवर किया। इसने क्या किया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। वो कैसे करी वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, नॉट इन आवर सिलेबस। तो ये जब पता लग गया तब हमारा एक प्रॉपर न्यूक्लियस का सेटअप हुआ कि अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, उससे पहले नहीं पता था। तो देखिए 1897 से लेके 1907 तक, यानी कि 10 साल तक तो हम वाटरमेलन लेके घूम रहे थे कि भाई दुनिया वाटरमेलन है ना। तो मजे की बात है, आज बच्चे हंसते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ ना, कभी 7th 8th के बच्चे को या 9th 10th के बच्चे को, कभी ये चीज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ वैसे ही बताता हूँ, तो वो बड़े हंसते हैं। 11th 12th वाले जो थोड़े से समझदार हो जाते हैं, उनको पता लग जाता है। लेकिन 9th 10th और छोटे बच्चे जो है हंसते हैं कि ये क्या है सर, थॉमसन पागल था क्या, वाटरमेलन बना दिया। पर भाई जब उसने बनाया था ना, दुनिया को पता ही नहीं था कि एटम भी कोई चीज होती होगी। उसके बाद देखिए 1912 के अंदर कौन आया, 1912 में आया हमारा नील बोर। उसने दुनिया को बहुत बढ़िया तरीके से बोर किया। उसने बताया कि भाई बोर होना है तो आपको एटम्स को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो लिमिटेशन थी, लिमिटेशन क्या थी कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये मूव करता है तो अपनी एनर्जी लूज करता है, तो एनर्जी लूज करता है तो क्या होगा, एक दिन वो ऐसे स्पाइरल होता 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 न्यूक्लियस के बीच में गिर जाएगा, है ना। तो एनर्जी ऑर्बिट उसका फिक्स नहीं रहता। ये रदरफोर्ड की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। ऑफ कोर्स वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी नहीं बता पाया था, तो वो पॉइंट तो उसके रहेंगे ही रहेंगे। अब हुआ क्या, बोर ने बोला, बोर ने दो पॉस्टुलेट दे दिए। उसने बोला कि इनकी एनर्जी जो होती है हमेशा फिक्स रहती है। क्यों रहती है मुझे नहीं पता, मैंने पॉस्टुलेट दिया भाई ये सत्य है। क्यों सत्य है उसका प्रमाण नहीं है, ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सीधा बोला बोर ने कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हो रहा है। तो उसने पॉस्टुलेट दे दिया, ठीक है। दूसरा पॉस्टुलेट जो उसने दिया था, उसने बोला कि भाई इनका जो एंगुलर मोमेंटम है एल, दैट इज NH/2 पाई। तो इसने इसको प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ जोड़ दिया, NH/2 पाई, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई। तो ये यहाँ से इसने कुछ निकाली चीजें, और इसके ऊपर हम जो स्टडी है वो कल करेंगे। बोर मॉडल के ऊपर जो बातें हैं अगली वीडियो में डालेंगे। अभी मैं फटाफट से आता हूँ रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो हमने पढ़ा कि अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डमेंट, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, कोई भी एक पार्टिकल उसमें ऐसा होगा जो अपने ना पाथ को, जी हाँ, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। सो आई विल बी जस्ट मूविंग ऑन टू दैट पॉइंट ओनली। अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर हमारा होलो स्पेस है। होलो स्पेस है एक तरह से आप मान लीजिए। तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो है ऐसे सीधे निकल जाएंगे, है ना, ये ऐसे सीधे निकल के जा रहे हैं। लेकिन एक जो है वो टकरा के वो बोलता है कि वापस आता है। 1/10,000, 1/12,000 एक ऐसा पार्टिकल जो टकरा के वापस आता है। अब होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है +2e, दिस इज से Q1, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है +ZE, ZE, +ZE। जेड क्या होता है, जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज है, +ZE। यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज है +ZE। इसको हमने Q2 मान लिया। अब होगा क्या, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। ये भागता हुआ इसकी तरफ आ रहा है, तो इट हैज अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ये भागता हुआ इसकी तरफ आ रहा है, जैसे ये इसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको रिपेल, रिपेल करने की वजह से क्या होगा, एक पॉइंट पे आके ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाएगा। मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब वो रुक जाएगा तो रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो उसको बाहर की तरफ पुश कर देगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है फिर से वापस काइनेटिक में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज लाइक द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी जो है पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। और यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², या आप उसको खाली के भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2/R विद नेगेटिव साइन। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो 1/4πε0। क्यू कितना है, Q1 कितना है, आई विल बी जस्ट कैलकुलेटिंग दिस थिंग साइड ऑन, एंड देन यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। ये हो जाएगा कितना, ZE × E/R। ये है हमारा R। इस R को हम R0 लिख रहे हैं, और इसी R0 का हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं। दिस R0 इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कब वो क्लोजेस्ट होगा,
क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वेयर बाय आर नॉट, यहाँ से आर नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू क्या आती है, आर नॉट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर बाय 1/2 mv स्क्वेयर। इसको सॉल्व नहीं करना, कुछ बुक्स में इसको के लिखा हुआ है के लिए, बस इसको हमने इतना ही करना है। ये था हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो भी आपको समझा दूं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, यहाँ पर एक चीज और आती है विच इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका ना एक्सप्रेशन कहीं पे भी हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है। इसको स्मॉल बी से हम डिनोट करते हैं। होता क्या है ये, कि ये हमारा न्यूक्लियस है। तो बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करो, समझना। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सारे पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, बट कोई पार्टिकल जो टकरा के बेंड होता है ना, तो वो पार्टिकल जहां पर वो टकराया और बेंडिंग स्टार्ट हो गई, दैट मीन्स जहां डिफ्लेक्शन शुरू हुआ है, वहां से इस मिड वाली लाइन, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाली लाइन है, यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोबारा से बता रहा हूं क्या है ये, मिड वाली लाइन जहां पे वो रिट्रेस कर रही है ना, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, जहां पर पहला डिफ्लेक्शन होगा। देखिए, ये न्यूक्लियस का साइज है, इससे ऊपर अगर पार्टिकल निकलेगा यहां से, तो वो सीधा निकल जाएगा, है ना। और ऊपर जाएगा तो भी सीधा निकल जाएगा, और ऊपर जाएगा तो भी सीधा निकल जाएगा। तो जहां पर वो पहली बार बेंड हुआ, जहां पर वो पहली बार बेंड हुआ, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, जेड ई स्क्वेयर कॉट थीटा/2। ये थीटा क्या है, ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, ये जो डिफ्लेक्ट हुआ है, दिस इज थीटा, थीटा/2 डिवाइड बाय हाफ एम वी स्क्वेयर, या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि भाई एमसीक्यू फॉर्म में कि इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। कल हम मिलेंगे बोर्स टॉपिक के साथ, थोड़ा सा वो बड़ा रहता है टॉपिक, एनर्जी निकालेंगे बोर की, और बोर रेडियाई भी कैलकुलेट करेंगे, और वहां से फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ऑफकोर्स बोर एनर्जी भी निकालेंगे हम वहां से। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय एवरीवन।